बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम करते हुए कहा कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। होना यह चाहिए था कि किसी इदारे को मुदाखलत ना करनी पड़ती, इलेक्शन कमीशन खुद ऐलान करता। अब 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होने चाहिए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। क्या आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्की हैं? बड़ी गिरफ्तारियों की तवक्को की जा रही है और ये गिरफ्तारियां जो हैं ये एक तो खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत रही है तहरीक इंसाफ की एक तवील अरसे वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और फिर ये जो ये 16 महीने की हुकूमत रही है इत्तेहादी हुकूमत PDM की, उसमें जो करप्शन हुई है उसमें भी गिरफ्तारियाँ मुतवक्को हैं। मज़ीद आने वाले दिनों में मुतवक्को कर सकते हैं कि उसमें केसेस खुलेंगे। और अब ये आज जैसे फ़ैसला आया है, चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उबहम दूर कर दिया और उन्होंने ये बात कही कि इससे जो है वो एक शक व शुबह की गुंजाइश भी ना पैदा की जाए कि इलेक्शंस नहीं होंगे और इंशाल्लाह इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे। अच्छा, और आरिफ अलवी साहब के लिए उन्होंने जो वहाँ पे कमेंट्स आए अदालत में वो ज़रा सख्त कमेंट्स थे कि उन्होंने अपना काम जो है वो। अच्छा, अब यहाँ पे जो है देखें, ये तो पूरी एक सियासी खिचड़ी पकी है पिछले कई महीनों से या सालों से या कैसे वो अब वो उसके वो किस तरह खुलता है मामला और कहाँ जाके देखें। अभी ये जो तफसीली फ़ैसले आने हैं ना, आज भी जो फ़ैसला आया है इसका भी तफसीली फ़ैसला आएगा और जो बाकी जो मुकदमात पिछले दिनों चले हैं जिसमें फुल कोर्ट बैठा है उनका तफसीली फ़ैसला भी आना है। जब वो ये तफसीली फ़ैसले जो हैं ये यूँ बहुत अहमियत के हामिल हैं कि ये आने वाले कई सालों तक या शायद दिहाइयों तक या सालों तक, जब तक कि कोई बड़ी कानून साजी नहीं होती या कोई ऐसे मामलात नहीं होते, तो ये मुल्क के बहुत सारे मामलात को एक रुख पे डालेंगे। मतलब मिसाल के तौर पे यही नहीं पता चला, अब इसमें सदर को कहा जाए या किसको कहा, यही नहीं पता चला पाकिस्तान में कि इलेक्शन का ऐलान किसने करना है और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर नहीं कर सकते और फिर सदर ने कहा कि वो तो मैं करूँगा। तो इसी उबाम में अभी 2 असेंबलियाँ टूट गई। फिर उसके बाद ये कि वो जो है वो क्या सदर उस वक्त करते थे, अगर वो कर देते ऐलान तो उस वक्त तो ये हुकूमत मौजूद थी, ये तो असेंबलियाँ इनका तो तोड़ने का इरादा नहीं था, तो सदर उस वक्त ख़ुद इस्तीफ़ा दे देते तो ये सदर इलेक्ट कर लेते। तो इसके ये पॉलिटिकल मामलात को जब भी ये अदालतों में जाते हैं, इन सियासी मामलात को अदालतों में जाना ही नहीं चाहिए। ये खुद ये जज साहिबान खुद भी ये बार बार बात कह चुके हैं कई दफ़ा कि सियासी मामलात को वहाँ पे लाएंगे तो हमेशा ये होगा कि एक पार्टी उसको पसंद करेगी और एक पार्टी उसको नापसंद करेगी। तावक्त ये कि एक ख़ास मौके पे जाके आइन खामोश हो जाता है, जैसे यहाँ पे। और उन्होंने तो ये तक कहा कल चीफ जस्टिस वाइस साहब ने कि आज ही मिलें, यानी आप देखेंगे मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी, ख़त व किताबत हो रही है, उन्होंने कहा आज ही मिलें और कल सुबह बताएं कि तारीख क्या तय हुई है। तो इसमें ये जो है ना ये कहीं पर अनाएं भी आ जाती हैं बदकिस्मती के साथ, कहीं पे ज़िद भी आ जाती है, कहीं ये भी नहीं पता होता। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने भी कानूनी माहिरीन से मुशावरत की, सुल्तान राजा साहब ने भी मुशावरत की, ईमान सदर ने भी मुशावरत की, उनके भी कानूनी मुशीर हैं, उनके भी कानूनी मुशीर हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ये कानूनी मुशीर भी इधर से उधर होते रहते हैं। कभी ये जाहिर है वकला है ना, तो कभी इधर वकील होते हैं, कभी इधर के, जैसे ख्वाजा हारिस साहब हैं तो उन्होंने इमरान खान साहब के भी वो वकील बने और वो नवाज शरीफ साहब के भी बने। तो वकील हैं। और वो नईम बुखारी साहब का जुमला बड़ा कमाल का था कि वकील तो कभी नहीं हारता, वो जो केस है वो तो मोकल हारता है, वकील थोड़ी हारता है। तो अब देखें ना, मसला ये है कि वो आखिर में तो मोकल बन जाते हैं सारे वो उनको। और सुप्रीम कोर्ट ने इस वहम को दूर किया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि जी आप दोनों मिलके एक मुशावरत के साथ हमें तारीख दें।
अब वो तारीख देने का हतमी इख्तियार किसके पास है, ये एक बात अपनी जगह पे मौजूद है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये तफसीली फैसले आएंगे, क्योंकि दोनों ने मुशावरत करके, देखिए ना कल क्या हुआ है, तय तो नहीं हुआ ना। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ये कराएं आप 11 तारीख को, सदर ने कहा कि आप करवाएं 28 तारीख को, 28 को, या उन्होंने तो नवंबर की कोई तारीख दी थी शायद पहले, या 28 की कोई तारीख दी थी, 28 जनवरी, बहरहाल जो भी था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो तो फिर दोनों ने मुशावरत की। अच्छा, ये मुशावरत अदालत के कहे बगैर भी हो सकती थी। अदालत ने कहा कि मुशावरत करके सुबह तक बताएं। अच्छा, फिर भी मुशावरत नहीं, फिर भी 1 तारीख पे तो नहीं, लेकिन फिर ये हुआ कि 8 पे इत्तेफाक हो गया और फिर वो जो है वो कागज जमा करवाए गए। तो ऐसे एक अजीब सा एक मामला है कि उस मामले में जो है वो अब तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा कि क्या, मतलब मुझे तो अभी नहीं पता इस बात का कि ये फैसला जो है ये सदर को करना था, इलेक्शन कमीशन को करना था, क्योंकि आखिर में तो दोनों ने मुशावरत की और 1 तारीख पे इत्तेफाक किया। तो अगर ये फर्ज करें इत्तेफाक ना होता, अदालत ने तो कहा ना कि सुबह तक आए और इत्तेफाक करके आए, तो अगर ये इत्तेफाक रात को ना होता तो फिर आज क्या होता? ठीक है ना, मतलब क्या इलेक्शन कमीशन, मतलब मैं वही कहा ना कि अभी ये तो फाइसा साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी की कि उन्होंने उबाम खत्म कर दिया, अभी जो इस वक्त एक पैदा हुआ था। लेकिन वो सवाल अपनी जगह रह गया। अभी तफसीली फैसले का इंतजार है। वो सवाल रह गया कि ये मुशावरत तो पहले भी खत लिखे थे ना एक दूसरे को, ये अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाएं, आज जाएं और आज मुशावरत करें और कल तक हमें तारीख बताएं, तो सवाल ये है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, ये भी रिमार्क्स आए कि जी ये सदर को उस दिन ऐलान कर देना चाहिए था, वो तो गद्दारी के सख्त अल्फाज से मालूम है, वो तो आइन तो शकनी के मुंतखब। तो सवाल ये है कि क्या सदर को इख्तियार इसका मतलब है या था जो उन्होंने गलत या उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, या इलेक्शन कमीशन, अगर सदर को इख्तियार था तो फिर वो इलेक्शन कमीशन, मैंने कहा ना तफसीली फैसले का अभी, यानी फिर उनको कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुशावरत में अगर ये तय ना हो, जो कि नहीं तय हुआ, 2 तो तारीखें चलती रही ना, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर, क्योंकि इतना बड़ा बहरान और मतलब है कि इलेक्शन कब होंगे क्या हो, एक खदशा हो रहा था जिसका आज उन्होंने मना किया कि बिल्कुल अब इसके ऊपर कोई फर्दर बात ना हो। लेकिन ये जो इख्तियारात है ना, ये इख्तियारात अदारों के किसके पास, ये एक दफ़ा मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इसको फाइनलाइज करेगी अपने फैसले में, और कर देना चाहिए ताकि उबाम आइंदा के लिए भी, क्योंकि देखिए ना सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट इनको तो पता ही नहीं चला नीचे के जी कानूनी माहिरीन उधर भी कुछ कह रहे हैं, उधर भी कुछ कह रहे हैं, उधर भी। तो ये एक बात तफसीली फैसले में अब वाज़ेह होगी। और इसी तरह से वो जो फैसला के जो फुल कोर्ट का हुआ है उसका भी तफसीली फैसला भी आना है ना, कि पार्लियामेंट के पास क्या इख्तियारात थे क्या नहीं थे, 2 शिकें, तीसरी शिक वो जो इशारा कल किया अदालत ने। तो ये फैसले बहुत सारे मामलात को हल करेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर ज़रा क्लैरिटी आएगी कि हमारा सिस्टम चलना किस तरह से है और किस तरह चल रहा है। सही। तो देखें बहरहाल अब क्या होता है। अच्छा, और ये फैसले तफसीली फैसलों के बाद क्लैरिटी आएगी, उसमें इख्तिलाफी नोट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, किस शिक के ऊपर किसने, कौन से जज साहब ने क्या लिखा, कैसे बात हुई, इख्तियारात हैं, और ये सारा यकीनन इलेक्शन से पहले पहले मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ हो जाएगा। तफसीली फैसले तो आ जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि उनकी रोशनी में फिर अगर किसी ने अपील करनी है, किसी ने कुछ करना है, तो उसके बाद ही होगा। लेकिन ये कि ये उबाम तो ख़त्म हुए ना, 2-3 जो इश्यूज़ थे ये तो ख़त्म हुए और तेज़ी के साथ ख़त्म हुए। फाइज़ सबको भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन ये उन्होंने ये केसेस बीच में पब्लिक के केसेस भी तो एक दिन पूरा रखा था ना। लेकिन ये कि ये मुकदमात सारे जो हैं ये अब तेज़ी के साथ जो हैं ये मेरे ख्याल से उनके तफसीली फैसले भी आ जाएंगे सामने। तफसीली फैसलों में शायद कुछ दिन लगें, क्योंकि सब जज साहिबान ने अपने अपने नोट्स और जो ओपन समाअत हुई थी लोगों ने भी, तो वो सारा लिखेंगे जज साहिबान। और उसके बाद फिर देखते हैं कि मामला किस तरह जाते हैं, गिरफ्तारियाँ वगैरह लेकिन होती रहेंगी, एहतसाब चलेगा, एहतसाब चलेगा ना। हसास अदारों के लोग ऐसे तो नहीं बैठे थे जाके नैब के अंदर, कुछ तो करने के लिए बैठे हैं ना, तो कुछ तो और होगा और मेरा ख्याल से काफ़ी सख्त होगा।
काफ़ी सख्त होगा, यानी ज़ीरो टॉलरेंस पे होना चाहिए, और मेरा ख्याल है होगा। और अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो ठप्पा है ये नैब को अपने ऊपर से उतारना होगा, और मेरे ख्याल से उतार दिए। ये मेरी फीलिंग है कि नैब ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाला जो मामला है ना, इसको ये जो नैब है मौजूदा नैब ये इसमें ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। इसमें मतलब है कि इसमें अक्रॉस द बोर्ड एक अकाउंटेबिलिटी होनी ज़रूरी है, और वो होगी। और उसमें तो ये नहीं कि जी उसके नतीजे में पॉलिटिकली नून में से शीन या छीन में से काफ या उसमें से नहीं। मेरा ख्याल है कि अक्रॉस द बोर्ड एक मामला जो हैं वो आने वाले दिनों के अंदर होंगे, और देखते हैं इसके ऊपर, ये अंदाज़ा सही है या गलत है, इसके ऊपर हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद देखते हैं कि मामला किस तरह जाते हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह का खिताब। अच्छा, सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं ये हिज़्बुल्लाह जो है ये इसमें ज़ाहिर है कि ये इसमें अहले तशी ज़्यादा हैं, लेकिन और काफ़ी हैं, लेकिन सुन्नी भी हैं। जब मुलाकात का इत्तेफाक हुआ या जब भी सैयद हसन नसरुल्लाह साहब से, तो उनके आसपास जो है वो सुन्नी जो है वो शख्सियात भी नज़र आए। लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं इन्होंने ये 1982 में बनी थी हिज़्बुल्लाह। अहले तशी जो हैं ये इनकी पहले जो नुमाइंदगी है वो अभी भी मौजूद है, वो हरकतुल अमल करती थी, अमल मूवमेंट, ठीक है, हिज़्बुल्लाह से पहले। और हरकतुल अमल जो है वो उसको बनाने में जो सबसे अहम किरदार था वो मूसा सदर का था, इमाम मूसा सदर। इमाम मूसा सदर जो हैं वो सदर फैमिली के वो शख्स हैं जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, जो कि लीबिया जा रहे थे और गायब हो गए, और उसके बाद उनका पता आज तक नहीं चला। अपने साथियों के साथ रोम में कहीं उन्होंने लैंड होना था, वहाँ से दूसरा जहाज़ लेना था, रास्ते में कहीं वो गायब हो गए, और वो आज तक नहीं पता कि वो कर्नल गद्दाफी की दावत पे जा रहे थे लीबिया, उनका आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, इमाम मूसा सदर। तो हरकतुल अमल जो है उसके बाद जो है वो ज़रा थोड़ी सी आप समझें कि ज़रा वो ठंडे ठंडे हो गए, ठीक है। और ये जो है ये वहाँ पर जो सेटअप है, क्योंकि फ़्रांस गया था, फ़्रांस की कॉलोनी थी ना ये लेबनान, तो 43 में फ़्रांस चला गया था। तो 43 में जब फ़्रांस यहाँ से गया है तो इस तरह से तय हुआ था एक मामला के जो सदर हैं वो हमेशा मैरोनाइट सेंट मैरोन मेरे ख्याल से 4वीं-5वीं सदी में यहाँ पे आके आबाद हो गए थे, और बड़े एक क्रिश्चियन जो हैं वो मतलब एक आलम दीन, क्रिश्चियन आलम दीन, तो वो आके यहाँ पे शाम के इलाके में और ये जो लेवांत का इलाका है, पूरा लेबनान का इलाका, यहाँ के आबाद हो गए थे। तो उनकी जो तालीमात से मुतासिर हुए लोग यहाँ पे उन्होंने एक चर्च भी बना लिया, वो चर्च अभी भी मौजूद है। और बैरूत के जनूब में तो ये दाहिया का इलाका है ना, अगर शुमाल पे चले जाएं तो ऊपर एक पहाड़ से चलते 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 ऊपर जाके आपको एक बड़े खूबसूरत से ये चर्च नज़र आता है, बड़ा खूबसूरत सा। और वहाँ से देखें तो पूरा बैरूत आपको लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, यानी आप बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ये इस तरह से जैसे इस्लामाबाद से आप मरगला से चले जाएं तो पहाड़ से ऊपर झांकें तो नीचे इस्लामाबाद नज़र आता है। तो ये जो है ये इस तरह से उस पहाड़ के ऊपर बहरहाल ये चर्च बने हुए हैं, सेंट मैरून और मैरोनाइट क्रिश्चियन जो हैं। तो ये फार्मूला ये तय हुआ था कि जो सदर हैं वो मैरोनाइट क्रिश्चियन होंगे, और जो वज़ीर आज़म हैं वो सुन्नी मुसलमान होंगे, और जो स्पीकर हैं वो अहले तशी होंगे, और सुन्नी जो सुन्नी मसलक से मुसलमान हैं वो उनके वज़ीर आज़म होंगे। मतलब ये एक तरह से आप समझ लें कि ये मजहबी और एथनिक बेसिस पे ये फार्मूला तय हुआ, क्योंकि उसके वो चल रहा है, वो ठीक चल रहा है अभी तक। खाना जंगी भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मौजूद है 12 फार्मूला। और उसके नतीजे में जो स्पीकर हैं उनको
ज़ाहिर अहले तशरीह स्पीकर ये तय हुआ। तो कोई मेरा ख्याल है कि 1990 से नबी बैरी जो हैं, जो कि हरकतुल अमल के हैं, वही स्पीकर हैं। वो 85 साल की उनकी उम्र है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। वो नबी बैरी जो हैं वही, मैं पता नहीं कब से उनको नबी बैरी को ही देख रहा हूँ। तो वो स्पीकर अपनी जगह मौजूद हैं और वो उनका ताल्लुक हरकतुल अमल से है। और उनका हरकतुल अमल जो है उनका बड़ा अच्छा एक ताल्लुक पहले तो नहीं था, लेकिन बाद में चूँकि हिजबुल्लाह बनी है 82 में। ये जहन में रखें कि इनकलाब ईरान आया है 79 में, और उसके बाद 82 में हिजबुल्लाह बनी। और हिजबुल्लाह के बनने की वजह ये थी कि मूसा सदर जो हैं उनके कहा जाता है कि उनको अगवा कर लिया गया, मुख्तलिफ बातें वहाँ चलती हैं लेबनान में। तो उसके बाद हरकतुल अमल ज़रा कमज़ोर हो गई थी, तो उसके बाद फिर हिजबुल्लाह जो है सामने आई। तो हिजबुल्लाह के तीसरे सेक्रेटरी जनरल हैं ये, और 63 साल के हैं, 63 ईयर्स के हैं। हसन नसरुल्लाह बड़ी यंग एज में इन्होंने संभाल लिया था हिजबुल्लाह को। और उसकी वजह ये कि इनसे पहले जो सैयद हसन मुसवी हैं, हसन मुसवी जो हैं उनको, जो इससे पहले जो दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे उनको तो शहीद कर दिया था। हेल्फायर मिज़ाइल, वो 1 साल ही गालिबन रहे थे अपने ओहदे पे, और उनको जो है वो शहीद कर दिया था। और उसके बाद जो है उससे पहले जो 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 पहले सबसे पहले थे सैयद तुफैल जिनका नाम, तो उनको हिजबुल्लाह से निकाल दिया गया था। यानी वो मूसा, मतलब वो उनको निकाल दिया इसलिए गया था कि वो जो हैं वो हसन मुसवी के हालांकि बड़े करीब थे, लेकिन उनको जो है वो बाद में उन्होंने फिर अपना मुसल्लह ग्रुप बना लिया। अभी भी शायद वो कहीं हैं या नहीं, उनके बारे में ख़बर नहीं आती। बहरहाल तो सैयद हसन नसरुल्लाह ने फिर इसकी कमान संभाली और इसको एक बाकायदा एक आप समझ लें कि पूरा कंट्रोल सैयद हसन नसरुल्लाह के पास है। अच्छा, अब जो आज तकरीर हुई है उनकी, उस तकरीर से 3-4 बातें बड़ी अहम। पहली बात तो ये है कि उस तकरीर से पहले क्या हुआ और तकरीर के बाद अब क्या होने जा रहा है। तकरीर से पहले तो ये हुआ कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो इसराइल तल अवीव पहुँचे और 14 बिलियन की एड का ऐलान, 14 बिलियन, फाइनेंशियल टाइम्स कोट कर देते हैं ताकि, हाँ, 14 बिलियन, 8 स्लाइड, 14 बिलियन की एड का ऐलान कर दिया इसराइल के लिए। अब इसमें वो कौन फंस गया, इसमें ज़ेलेंस्की फंस गया। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की एड इसमें है ही नहीं। वो कह रहे हैं यूक्रेन की जो एड है वो बाद में आती रहेगी, लेकिन फौरी तौर पे इसराइल की ज़रूरत है, तो 14 बिलियन की वहाँ पे जो है वो एड उन्होंने पहुँचा दी। अच्छा जी, ये बड़ी अजीब सी बात हुई है। लेकिन इसमें जो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा है, वो बहुत सी चीज़ें सामने हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें पस मंज़र में हो रही हैं। पस मंज़र में ये कोशिश, सेक्रेटरी ब्लिंकन अभी थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे, हो चुके होंगे, और वो पहुंच जाएंगे पड़ोस में ही, साथ ही ओमान में। और ओमान में उनकी मुलाकात कल अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा से है, अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा। अच्छा, अब उसमें जॉर्डन में जो है वो सूडान के वज़ीर ख़ारजा ने तो अभी कुछ देर पहले कहा कि वो आ रहे हैं, ठीक है। जॉर्डन, बाकी अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कौन कौन से वज़राए ख़ारजा जो हैं वो, लेकिन मेरा ख़्याल है कि काफ़ी वज़राए ख़ारजा पहुँचेंगे, अरब ममालिक के पहुँचेंगे। और ये कल होगा क्योंकि परसों शायद वो तुर्की रुकें ब्लिंकन। अब इसमें हो ये रहा है कि जो सैयद हसन नसरुल्लाह की स्पीच थी, सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपनी स्पीच में जो बातें कही हैं, एक तो ये बात उन्होंने कही है कि जंग फैल चुकी है, ठीक है, पूरा उन्होंने कहा कि इसमें, और इसमें ये ज़हन में रखें कि ये हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई नहीं होगी, ये लेबनान और इसराइल की लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि लेबनान की आर्मीज़ में सकिन होगी कि लेबनान के अंदर अगर शेलिंग हो रही है और ये सारा मामला हो रहा है। और इसमें ये मामलात किस रुख पे जा चुके हैं ऑलरेडी, आप इस बात से अंदाज जहाँ तक जा चुके हैं। एक तो ये है कि आज बरतानवी शहरी भी छोड़ दिए, आज वो भी आ गए काफ़ी बड़ी तादाद में, और जो गैर मुल्की वो छोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो ये जंग है ना, ये जा रही है किसी और रुख पे, और रुख से मेरी मुराद ये है कि एक तो इसराइल ने तमाम दुनिया में अपने जो शहरी हैं
उनसे कहा है कि वो सफ़र करते हुए मोहतात रहें। अच्छा, और ये जो है उन्होंने वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, ये 24 स्लाइड यरूशलेम पोस्ट में कोट कर रहा हूँ, तमाम शहरियों को उन्होंने वर्ल्ड वाइड ट्रैवल से उन्होंने रोका है कि और कहा है कि ख़तरा है पूरी दुनिया में। दूसरा जो है वो ट्रैवल के सिलसिले में स्टेट डिपार्टमेंट ने भी वर्ल्ड वाइड कॉशन जारी किया है कि जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो अमेरिकन शहरी जो हैं वो भी मुहतात रहें और अपने अपने सफारत खानों से राब्ते में रहें और अपने आप को मतलब जंगलों की सैर पे ना निकल जाएं। इस वक्त जाएं तो इस वक्त ज़रा शहरों में राब्तों में रहें। अच्छा, तो ये दो बातें सामने आई हैं। अच्छा, फिर तीसरी जो बात है वो ये है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इसराइल से बात की है आज, ये उन्होंने एक हमेशा ये जैसे सैयद हसन नसरुल्लाह के हवाले से कल खबर आई थी कि उन्होंने अमेरिकन को मैसेज दिया है कि ये आज ख़त्म कर दें वरना ये हम ऑल आउट वार छेड़ देंगे। उसके बाद जो है वो ये तमाम कल से लेके आज तक और ये जरीदा कोयत का उसने ये कोट किया था। और सईद हसन नसरुल्लाह ने जो बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये हम ऑलरेडी इस जंग में हैं। अब उनकी जो तकरीर है उस तकरीर को किस तरह से एक तो उन्होंने कहा ना कि ये बॉर्डर्स को क्रॉस कर गई है और बॉर्डर से ये बाहर चली गई है जंग, और ये सारी बात उन्होंने की है। और जाहिर सी बात है कि आज भी इरबिल में जो कि इराक़ में इरबिल का इलाका है वहाँ पे अमेरिकन बेस पे अटैक हुआ है और एक सीरिया में एक बेस के ऊपर अटैक हुआ है। और देखना ये है कि ये कल जो है ये अरब ममालिक बहरीन, मैं नाम लिए बगैर आपको बताऊँ, कई अरब ममालिक जहाँ पे मुजाहरे नहीं होते वहाँ पर मुजाहरों की इजाज़त दी गई बाकायदे। वहाँ मुजाहरे नहीं होते वहाँ पर, लेकिन ये फ़लस्तीन के हक़ में वहाँ पर मुजाहरे हुए हैं कई, और हुकूमत ने उनको नहीं रोका, हुकूमतों ने नहीं रोका। वो कंट्रोल रखा है कि वहाँ पे कोई ज़्यादा इश्तियाल ना फैले, लेकिन ये कि उन मुल्कों में, हाँ उन मुल्कों में जहाँ पर मुजाहरे नहीं होते, ठीक है, कई ऐसे अरब ममालिक वहाँ पे ये सूरत हाल बनी। बल्कि एक मुजाहरे में 2 सदूर ने तो मुजाहरों में शिरकत की है ना। एक तो जनरल सीसी ने मुजाहरे में शिरकत की है, वो मिस्र ने खुद अरेंज किया था, और दूसरा जो है वो तैयब एर्दोगन, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगन ने शिरकत की। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि एक तो बात इन्होंने ये की कि जी ये जंग जो है ये फैल रही है और ये जंग फैल चुकी है ऑलरेडी। लेकिन इसी दौरान जो है ना वो एक मसला जो है वो बड़ा एक अजब सा है, और वो ये है कि क्या रशियन वेपन्स लेबनान पहुंच गए हैं हिजबुल्लाह के पास। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या हिजबुल्लाह जो है वो बड़े पैमाने पे रशियन वेपन्स को यूज़ करने जा रही है। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज ये ख़बर दी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक्सक्लूसिव, और उन्होंने ये कहा कि जी जो है ये अगर हम यहाँ पे दिखा सकें वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो 16 स्लाइड एक्सक्लूसिव, यूएस सेज कि इट हैज़ इंटेलिजेंस शोइंग रशियाज वैगनर ग्रुप, ठीक है, ये जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह को दे रहा है या दे चुका है। अच्छा, अगर ये पूरी रिपोर्ट जो है इसको अगर देखा जाए तो फिर इसको रॉयटर्स ने भी कोट किया 17 स्लाइड कि यूएस इंटेलिजेंस का कहना ये है कि वैगनर प्लान्स टू सेंड एयर डिफेंस सिस्टम टू हिजबुल्लाह। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये पंजशीर S2 या SA-22, ठीक है ना, ये एयर टू सरफेस टू एयर भी है और ये एंटी एयरक्राफ्ट भी है अगर हम इसको देखें। और ये जो है ये काफ़ी जदीद सरफेस टू एयर जो है ये मिसाइल सिस्टम है। और ये क्या रशियंस ने दे दिया है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स और बाकी जो मीडिया है, मगरबी मीडिया, वो सपोर्ट का इस बात को क्लेम कर रहा है, लेकिन सख्ती से तरदीद की है इसकी क्रेमलिन ने। और रशिया ने इसको बिल्कुल एक स्टूपिड बात की है
और उन्होंने कहा है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिकन लेकिन अपनी इस बात पे कायम है कि हिजबुल्लाह के पास वो हथियार मौजूद हैं जो कि यूक्रेन के पास, जो यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया इस्तेमाल कर रहा था, उस लेवल के वेपन्स यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, तो ये असल बात यह है कि जंग फैले ना, कि जंग फैल ना जाए। मैंने आपसे कल भी बात की थी कि अब्राहम अकॉर्ड में पहला मुल्क बहरीन है जिसने अपने सफारती ताल्लुकात, और बहरीन बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया के करीब भी है, और सऊदी अरेबिया यकीनन उसमें सऊदी अरेबिया ऑन बोर्ड होगा इस फैसले के। कल कौन से वज़रा ख़ारजा के साथ मुलाकात होती है और क्या होती है, लेकिन ब्लिंकन ने एक बात आज बड़ी क्लियर की है सही, और वो नेतन्याहू से की है। और उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कि किसी भी सूरत हम अमेरिका दूसरा या तीसरा फ्रंट नहीं चाहता कि वहाँ पे खुले। और ये बात जो है ये अल जज़ीरा और सारा मीडिया जो है वहाँ का चला रहा है कि इसराइल में क्लियरली उन्होंने बात की है कि अमेरिका किसी सूरत ये इसराइल को बता दिया है कि लेबनान के साथ या बाकी मुल्कों के साथ, क्योंकि फ़लस्तीन का जो मगरिबी किनारा है वहाँ पर मज़ीद शहीद हो गए लोग आज। तो ये जो बात है इसको ये 27 स्लाइड अगर मैं कोट करूँ, ये मेन बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी उन्होंने जो की है ब्लिंकन ने कि सेकंड या थर्ड फ्रंट इस कॉन्फ्लिक्ट का नहीं खुलना चाहिए। अच्छा, उनका कहना ये है कि सेकंड फ्रंट ऑलरेडी खुला हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से सेकंड फ्रंट। तो यहाँ पर अब चूँकि वेपन्स चीज़ें, मैंने आपसे हिजबुल्लाह ने जब इंगेज किया था तो हिजबुल्लाह ने इंगेज करने के बाद उसको ये जब 2006 में, उसके बाद हिजबुल्लाह क्यों अपने आप को स्ट्रॉन्ग इतने सालों में, और हिजबुल्लाह जो है उसकी प्रेजेंस सिर्फ लेबनान में नहीं है बल्कि सीरिया में, इराक में, बाकी जगहों पे भी है। तो ये जो है ना, अब ये इसको रोकना कैसे है, कैसे सारे मामलात को संभालना है, क्या करना है, तो ये मेरे ख्याल से सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए क्योंकि वो आए हैं तो कोई मैसेज, अब वो इसको किसी न किसी जगह पे, यानी फेस सेविंग कोई नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि अच्छा जी मैं तो नहीं करूँगा, मुझे उनको कहा गया सीज़ फायर आप करें, ये किसी जगह पे हमास, हिजबुल्लाह और अमेरिकन की आपस में जो इजिप्ट और कतर और टर्की और ये बाकी ममालिक दरमियान में हैं उनके थ्रू ये बात हो रही है कि इस तरह से होगा, और उसके नतीजे में वो वहाँ से जो लोग हैं उनको जाने की इजाज़त दी गई है, और वो भी 1-2 दिन में सामने आ जाएगा कि वो क्या मामलात हैं, ठीक है। और जिसके नतीजे में आज हसन क्योंकि कल वो सेक्रेटरी ब्लिंकन अमान जा रहे हैं, अमान में क्या महमूद अब्बास होते हैं, नहीं होते, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से कौन होता है, अरब ममालिक के कौन से लोग आते हैं, वहाँ से क्या बात, ये दो रियासती सोल्यूशन से तो पीछे हटने से रहे। और सेटलर जो आना शुरू हो गए हैं वहाँ पे और बैठना शुरू हो गए हैं मगरबी किनारे में, उसके नतीजे में वो दो रियासती फार्मूला और वो सारा ख़राब हो गया, जिसके नतीजे में और मामलात बिगड़ रहे हैं। सही। तो ये जो है अब ये, और ये एक लंबी जंग है, ये जहन में रखें। ये जंग ये नहीं है कि वो कल उन्होंने ऐलान कर दिया तो परसों जंग छिड़ गई तो आगे ख़त्म। ये हिजबुल्लाह और ये रीजन के आगे पीछे हुतीज़, ये सारा अब जो है वो ज़रा सब रुक के ठहर के आगे पीछे दाएं बाएं देख रहे हैं कि एक मिनट ज़रा व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। और ये अगर इसमें देखें पहले जो जंगें हुई हैं ना, पहले जो जंग हुई है मिसाल के तौर पे 2006 की जो जंग है, तो 2006 की जंग में रशिया नहीं था, अमेरिका और हिजबुल्लाह लड़े थे आपस में। अब रशिया और चाइना यहाँ पे एक स्टेक है उनका मिडल ईस्ट के अंदर, और उनको इस बात, ये कोई मतलब बड़ा सुकून से एक बड़ी कूल चिल रिस्पांस के जी एक नया फ्रंट खुल गया, और अमेरिकन जो हैं वो मज़ीद अपनी ट्रूप्स भेज रहे हैं अपने बेसिस को सेव करने के लिए। 20 स्लाइड, ठीक है, 20 स्लाइड मतलब ये उनके लिए जो है, ये सीरिया भी भेज रहे हैं तो इराक भी भेज रहे हैं तो इधर भी भेज रहे हैं तो उधर भी भेज रहे हैं। तो 20 स्लाइड अगर हम देखें तो उसमें ये बात है, और ट्रूप्स आ रहे हैं, तो ये उनके लिए जो है ये मतलब दे आर ओके विद इट, ठीक है, कि बजाय इसके मतलब यूक्रेन को भी करना है, इधर भी करना है, यूरोप को भी करना है, तो वो आप भूल जाएं कि उधर क्या होगा दाएं बाएं। अच्छा, एक जो इसमें बात है वो ये है कि जो बड़ी अजीब सी बात है मेरे लिए वो ये है कि जो एंटोनियो गुतेरेस हैं, इंतहाई काबिल एहतराम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, और अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़े बयानात भी दिए, करारदादें भी मंजूर हुई, सब कुछ हुआ। फिर ये हो गया कि वो उन्होंने इसराइल के बारे में बड़ा सख्त इस्तेमाल किए अल्फाज, उन्होंने कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और फिर एंटोनियो गुतेरेस गायब हो गए जी। अच्छा, वो कहाँ गए एंटोनियो गुतेरेस? मतलब इतने हालात दुनिया के ख़राब हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहाँ गए, अचानक कहाँ गए, मतलब उनकी तलाश जारी है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं
वो 4 दिन के दौरे पे नेपाल पहुंच गए। अच्छा, ये मैं इस चीज़ को कहीं मिस कर गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहाँ हैं। तो पहले मुझे किसी ने कल कहा कि नेपाल पहुँच, मैं कि नेपाल में कहाँ, नेपाल में क्या हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं वो नेपाल में है, वो माउंट एवरेस्ट के पास घूम रहे हैं। मैंने कहा एक मिनट ज़रा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल माउंट एवरेस्ट के पास है? उन्होंने कहा जी वो नेपाल में है और वो 4 दिन के दौरे पे नेपाल गए हैं। मैंने कहा 4 दिन का दौरा, तो 1 दिन का दौरा होता है? कोई इतने दुनिया में एक आग फैल रही है जंग की। बहरहाल आज जनाब वो उनका हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये 12वीं स्लाइड देखें, खटमंडू पोस्ट, ये भी तारीख में लिखी जाती हैं ना चीज़ें। खटमंडू पोस्ट कि यूएन सेक्रेटरी जनरल अराइव्स ऑन 4-day विजिट, ये 2-3 दिन से वहीं पे हैं। फिर नेपाली टाइम्स जो है वो उन्होंने लिखा है बिलो माउंट एवरेस्ट, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, बड़े उनकी तस्वीर बड़ी ज़बरदस्त जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट के साथ उन्होंने नीचे फिर वो हेलीकॉप्टर में गए हैं अपनी बैठ के, कि तस्वीर अगर हम देखें ना तो बड़े एक स्टाइलिश सा हमें इनका वो नज़र आ रहा है इस पिक्चर में। ये देखें कैसे माउंट एवरेस्ट में घूम रहे हैं, पीछे वो हेलीकॉप्टर में बेस पे गए हैं, फिर ऊपर आगे चोटियाँ वोटियाँ सारा वहाँ से। अच्छा, लेकिन जब वहाँ से गए हैं तो नेपाली टाइम्स ने फिर क्या लिखा है, ही केम ही सॉ ही लेफ्ट, वो आए, ये 14वीं स्लाइड, वो आए, उन्होंने देखा और वो चले गए। अच्छा, ये 1 नवंबर को वो अच्छा मैं असल में मेरा ख्याल ये था कि शायद ये जो है ये मतलब उधर ही है, मतलब मैं ये इसको मिस कर गया था कि नेपाल में है, और मैं इसके लिए मतलब मेरा ख्याल था कि वहाँ पर ये सारे इतनी खप जो पड़ी हुई है कि इतनी वोटिंग हो रही है, ये हो रहा है वो रहा है, मुझे नहीं पता था कि ये कल से परसों से ये वो 4 दिन इधर रहे हैं, वो यहाँ पे नेपाल में घूमते रहे हैं। तो ये भी बहरहाल एक बड़ी अजीब सी बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इन पूरे हालात में उन्होंने कहा नेपाल निकल जाओ, इससे पहले कि कहीं वो मतलब लोग सीरियस ही ना हो जाए कि मुझे इस्तीफा देना पड़ जाए, उधर निकलो साइड पे। तो मसला ये है, लेकिन ये कि उनकी टीमें वहाँ मौजूद हैं, उनके सारे सिलसिले। कल अरब ममालिक क्या बात करते हैं, सईद हसन नसरुल्लाह ने एक जुमला बड़ा ख़तरनाक कहा है, एक जुमला उनकी पूरी स्पीच के अंदर जो है वो ऐसा है जो मेरा ख्याल है कि ख़तरनाक जुमला है। आप वक्फा लें, उसके बाद में ख़तरनाक जुमला बताता हूँ। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं हसन नसरुल्लाह साहब ने जो तकरीर की है उस तकरीर में काफ़ी ख़तरात की निशानदही की है। देखें, एक तो उन्होंने इसराइल को तो जिक्र ही कम किया है ना, उसमें उन्होंने अमेरिकन को ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अमेरिकन को ज़्यादा उन्होंने एड्रेस किए, और उन्होंने कहा है कि ये तुम्हारे जो बहरी बेड़े आ रहे हैं और ये सारे यहाँ पर ये नाकाम हो जाएंगे, ठीक है। और कल जो है वो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी कल रात बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता कि कतर में है वो इस वक्त या टर्की में या कहाँ पे, लेकिन जो हमास के सरबराह हैं उनसे दोबारा उनकी काफ़ी डिटेल, और आज दिन में भी ये आपस में सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने आज बड़ा सख्त बयान दिया है कि ये जो जंग है ये फैल सकती है बाकी मशरिक़ वस्ता में, और उसमें यहाँ पे सीज़ फायर किया जाए और उसके बाद इसका मसले का हल तलाश किया जो। तो कल जो ज़ाहिर है कि जब वहाँ से एंथनी ब्लिंकन चले थे तो यकीनन उनको अंदाज़ा होगा कि ये एक पस मंज़र में सईद हसन नसरुल्लाह जो मैसेज दिया है। लेबनान में अमेरिकन एम्बेसी है, बल्कि लेबनान में मैं आपको बैरूत में आपको बात बताऊँ, बैरूत में जो सबसे ज़्यादा तमाम तर खाना जंगी और तमाम तर झगड़े फसाद और बॉम्बिंग्स के बावजूद वहाँ पर जो सेंट्रल उसको कहा जाए, क्या सिटी सेंटर कहें या जैसे भी कहें, बड़ा जो बैरूत में दाहिया नहीं, जनूब नहीं, सेंटर में, यानी वो जो इलाका जहाँ पे हिजबुल्लाह ज़्यादा है वहाँ पर भी नहीं, और मैं शुमाल में सेंटर सिटी, तो सेंटर में आप जाएँ ना तो वहाँ पर अक्सर ऐसे होता है कि वो एक बड़ी खूबसूरत सी वहाँ जगह है, जो एक सड़क है जो ऐसे करके वो जो वॉक करें ना आप, तो ये ऊपर नीचे जिग जैग सी एक रोड बनी हुई है सही। और वो रोड जाके एक बहुत बड़ा सा कैंपस है, उसमें जाके वो रोड खुलती है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि कैंपस, और कैंपस के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो कैंपस बिल्कुल आराम से वहाँ पे
टीचर्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, और वो जो है वहाँ पर जब भी मैं जाता हूँ इत्तेफाक से, तो ये होता है कि वहाँ कोई ना कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के टीचर्स या आगे पीछे कोई एक दो दफ़ा वहाँ पे गुफ्तगू का भी मुझे वहाँ की जो बच्चा पार्टी यूनिवर्सिटी की उन्होंने बुलाया। अच्छा, वो जो है, और वहाँ पर जो है कमाल की बात आप देखें कि वो स्टूडेंट्स भी हैं जो कि तमाम पॉलिटिकल उससे हट के वही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एक यूनिवर्सिटी वो भी है जिसको कोई किसी किस्म का डैमेज वहाँ पे आपको पहले सिविल वॉर वगैरह में शायद हुआ हो, लेकिन उसके बाद ऊपर से वो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत। अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत जो है वो वहाँ पे स्टूडेंट्स, टीचर्स, आपको बिल्कुल यूनिवर्सिटी खुली होती है, और वो जनाब वो तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी मौजूद है, तो अमेरिकन एम्बेसी है वहाँ पे और अमेरिका की प्रेजेंस है प्रॉपर। और ये मैसेज जब यकीन गया होगा तो हिजबुल्लाह और आगे मतलब कहीं ना कहीं मामलात कहीं बैक डोर पे कहीं मामलात इनके रुके होंगे जाके, लेकिन उन्होंने सैयद हसनुल्लाह अमेरिका को उसके बावजूद आज एड्रेस किया। ये एक ज़ाहिर है कि एक मामलात इतनी जल्दी तो हल नहीं होंगे, अभी तो ये आगे की तरफ जाएंगी बातें। उन्होंने अमेरिका को एड्रेस किया, लेकिन इसमें जो एक जुमला जिसको जो अरब मीडिया है वो उसको कोट नहीं कर रहा। अरब मीडिया कह रहा है कि ये बात किसी और तनाजुर में हुई है, लेकिन जो इसराइल का मीडिया है वो उस जुमले को किसी और तनाजुर में ले रहा है। वो उन्होंने सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ये जितने हमारे लोग यहाँ से जितना खून गिरा है ये एक एक का हिसाब देना होगा, और जैसे तकरीर में बात होती है। लेकिन जो इसराइल का मीडिया है वो इसको 29 स्लाइड देखें, सिविलियन फॉर सिविलियन, नसरुल्लाह थ्रेटन्स अटैक अगेंस्ट इजरायली एंड यूएस ट्रूप्स इन द रीजन। अच्छा, अब ट्रूप्स के ऊपर तो बात हुई, सिविलियन जो हैं ये मामला मैंने उस स्पीच के बारे में उसको सुना कुछ, और कुछ मैंने पूछा लेबनान फ़ोन करके, उन्होंने कहा जी सिविलियंस की बात तो हुई नहीं है, ट्रूप्स की बात हो रही थी कि ये फ़ौज आई है और बेसिस हैं, और ये तो इन्होंने गलत, उन्होंने कहा था कि एक एक का हिसाब देना होगा इस तरह का। तो अब मसला ये है कि ट्रैवल ये देखें अच्छा नहीं है। उसकी वजह मैं बताऊँ आपको, ये पूरी दुनिया में इतना हिजान है। ये हसीना वाजिद जो हैं, मैंने उस दिन ये बात की थी कि हसीना वाजिद जो है उनके ख़िलाफ़ वो इंडियन मीडिया ने कि 1 लाख लोग। इस हफ्ते का टाइम मैगज़ीन देखें आप, इस हफ्ते का टाइम मैगज़ीन का आप टाइटल, आप उनका टाइटल देखें कि टाइटल क्या है जो कल आया है टाइम मैगज़ीन, आज आया है। उस टाइटल पे हसीना वाजिद हैं। अच्छा, हसीना वाजिद, टाइम मैगज़ीन का टाइटल पे हसीना वाजिद का होना, मतलब एक तरह से वो आप कह भी सकते हैं कि बड़े एजाज़ की बात है जी, हसीना वाजिद साहबा को बड़ा खुश होना चाहिए। स्टोरी क्या है अंदर, अगर आप स्टोरी देखें तो स्टोरी जो है वो हसीना वाजिद के बारे में ये है कि हसीना वाजिद जो है, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ टेकन एन ऑथोरिटेरियन टर्न, इट इज़ इनफ फॉर यूएस टू अबैंडन इट्स एलाई, या जो भी जितना भी ठीक है, और उसमें उनसे गुफ्तगू भी वगैरह काफ़ी हो गया। अब यहाँ पे मुजाहरे और तो पाबंदियाँ वगैरह, वहाँ लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, पता नहीं इलेक्शंस जो हैं वहाँ पे किस अंदाज में होने जा रहे हैं, क्या नहीं होने जा रहे हैं वहाँ पे। तो वो एक टर्मोइल है, उस टर्मोइल का ताल्लुक जुड़ता है म्यांमार के टर्मोइल से। म्यांमार का वो उधर जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि इंडिया को कि उधर ज़्यादा नज़र रखें, उधर गड़बड़, जाहिर है कि वो अपनी पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं कि उधर बहुत ख़राब मामला, उधर ओपीएम की दोबारा शुरू हो गई है, उधर वेपन्स हैं, उधर म्यांमार, उधर ये बॉर्डर पोरस बॉर्डर्स हैं, ये मणिपुर, ये सब। तो ये जो इशू है ये अब कहाँ पर कौन कैसे करता है। जैसे ये क्रिश्चियन हुआ एक वाकया, वो क्रिश्चियन, वही एक क्रिश्चियंस के अंदर भी एक ग्रोह जो पूरी दुनिया में नहीं, उसने, और वही बंदा फेसबुक पे चला रहा है बैठ के, और उसने कहा कि मैं तो ये तो भारत के खिलाफ। तो आप सोचेंगे कि एक मिनट ठहर जाओ यार, ये क्या है, ये मतलब है कि ये नहीं का था, तो ये वो तो क्रिश्चियंस हैं, वो तो उनको तो इजाज़त दी हुई थी केरला में, तो वो मतलब एक होता है ना कि एक फॉग पूरी दुनिया में। इसको इसलिए ये जब इतने ज़्यादा सेंटिमेंट्स आ जाएं कि पता चले अमेरिका में किसी ने माली मकान ने बच्चे को मार दिया, उधर किसी ने उसको मार दिया, उधर ये हो गया, उधर हिलरी क्लिंटन की तकरीर को रोक दिया बीच में। अब बड़ी जिम्मेदारी बनती है अमेरिका की, रशिया की, चाइना की, अरब ममालिक की, यूरोपीय ममालिक की, ये सारे जो हैं इस मसले का हल तलाश करें और इसको बढ़ने से रोकें, क्योंकि ये मामला अगर बढ़ गया तो आज भी अटैक्स की खबरें आ रही हैं यूएस बेसिस के ऊपर, और ये अगर असलहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल अड़ा हुआ अपनी स्टोरी पे कि जी ये वेपन्स, रशियन वेपन्स पहुंच रहे हैं लेबनान।
सही। और ये जो है यहाँ से रशिया जो है वो चूंकि खुल के कह चुका है कि ये मुजाहिद, तैयब अर्दोगन ने कहा है, तो वो फिर वेपन्स अगर यहाँ आते हैं तो वो तो फिर इसको जहाद डिक्लेयर मुजाहिदीन कह चुके हैं ना, तो वो तो फिर उसमें हक रखते हैं डिफेंड करने का। तो ये देखते हैं कि मामलात अगले 1 या 2 रोज़ में कहाँ जाते हैं। ये सफारतकारी जो है ये क्या रुख लेके सेक्रेटरी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट, टर्की का भी विजिट उनका है शायद संडे का, तो उसके बाद सामने जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।